हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का जो इस साल का दूसरा एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होना है और दिसंबर से जनवरी के बीच में ही एग्ज़ाम हो जाता है। और अगर आप सोचते हैं कि मैं सितंबर लास्ट या अक्टूबर लास्ट में एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करूँगा और दिसंबर में निकाल लूँगा, तो आपको पता होगा कितने परसेंट इसमें रिज़ल्ट आते हैं। बहुत ज़्यादा 6 से 8% ही रिज़ल्ट आ पाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। 6 से 8 ही % रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि खास करके एसएसटी वाला जो सेक्शन था पेपर 2 में, उसमें हमारा जो फीडबैक था कितना अच्छा था। हमारा फीडबैक कितना अच्छा था, हमने कितने बच्चों को अच्छे नंबरों से पास कराया था। खास करके एसएसटी सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। एसएसटी सेक्शन पेपर 2 में, मतलब कि पेपर 2 ही की बात करें, क्योंकि अगर पेपर 2 में आपका एसएसटी अच्छा जाता है तो वैसे ही आपका 60 क्वेश्चन चला गया अच्छा। 60 में से अगर आप 40-45 नंबर ला देते हैं वो अच्छा नंबर माना जाता है। उसके बाद बाकी आप 90 में से तो ला ही लेंगे 45। तो आप जान लीजिए कि हमारा फीडबैक आप देखे होंगे और टेलीग्राम चैनल पे देख ही लीजिए कि बच्चों ने कैसे हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ के पेपर 2, जैसे कठिन सेक्शन है, पेपर 1 से भी कठिन आता है पेपर 2, लेकिन उसको पास किया था। तो उन्हीं क्लासेस को ध्यान में रखते हुए आज से फिर से हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो बहुचर्चित क्लास है, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 को पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 को पढ़ाते हैं, उसको फिर से चालू कर रहे हैं। जो ना केवल सीटेट बल्कि यूपी टेट और भी जहाँ कहीं भी एसएसटी पूछा जाता है हर जगह, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस बनाया जाता है। बाकी चीज़ें पूछी जाती हैं लेकिन बेस आपका एनसीईआरटी ही होता है, इसलिए वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा समझा दिया जा रहा है। और अब आप सोचेंगे कि पिछली बार से इस बार हम लोग अलग क्या करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग इसको पढ़ाए थे, थ्योरी तो हम पिछली बार ही पढ़ाए थे। इस बार हम क्या करेंगे कि जैसे क्लास 6 की हिस्ट्री हमने पढ़ाई, इसके बाद जो इसमें 10 से 11 चैप्टर है, इसको हम लोग जब पढ़ा लेंगे तो इसमें से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उनको हम सॉल्व कराएंगे। हम क्या करेंगे, क्लास 6 हिस्ट्री पढ़ने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे उससे आपकी क्या होगी, समझ भी विकसित होती चलेगी। और अगर आप चाहें तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं। या फिर आप उस वीडियो को खास पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इनकी थ्योरी पढ़िएगा, 10 वीडियो 11 वीडियो क्लास 6 की थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ही आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री क्लास 6 पढ़ेंगे, फिर उसके पीवाईक्यू पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी क्लास 6 पढ़ेंगे, उसके पीवाईक्यू करेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री 7 पीवाईक्यू, ऐसे ज्योग्राफी की क्लास 6 to 8, उसके बाद पॉलिटी की क्लास 6 to 8 को भी पढ़ेंगे। और ठीक इसी प्रकार हमारे प्रोसेस चलता रहेगा। चलिए फिर अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें आज हमारा हिस्ट्री क्लास 6 का पहला चैप्टर है। क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका थंबनेल लगा है, चैप्टर 1 कब, क्या और कैसे। देखते हैं। पहला पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया था। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पूरी बुक को तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि पूरी बुक में ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जितनी चीज़ें उसमें से निचोड़ जुसू है वही हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे कि पहले पेज में पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि लोग कहाँ रहते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ पे हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, वहाँ पे पता लगाइए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलें उपजाई थी। तो पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हो गया। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में है। भारत के कहाँ, उत्तर पश्चिम, मतलब कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। और यही वह क्षेत्र था जहाँ पे महिलाओं और पुरुषों ने कुछ प्रमुख फसलें पहली बार उगाई थी, जैसे कि गेहूँ और जौ। अगला पॉइंट है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का भी पता लगाइए। तो उत्तर पूर्व गारो खासी जयंतियाँ कहाँ हैं, पहली बात ये भी हो जाता है, मेघालय में है ना। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ है, मेघालय में है, जिसमें मासिंगनान भी पड़ता है, जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मेघालय में है। और विंध्य पहाड़ियाँ तो वही पहाड़ियाँ हो जाएंगी कि जो भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती हैं ना। विंध्य, सतपुड़ा, ऐसी पहाड़ियाँ जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती हैं, अलग करने का काम करती हैं, तो यानी कि मध्य भारत में है। इन दोनों को भी आप जान लीजिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था वे स्थान विंध्य के उत्तर में। यहाँ कहने का अर्थ क्या है, वह स्थान कौन सा था, वह स्थान था कोल्डी हवा। वह स्थान क्या था, वह स्थान कोल्डी हवा था। कोल्डी हवा कहाँ है, प्रयागराज में है। कहाँ है,
प्रयागराज, जिसको आप इलाहाबाद पहले जानते थे, वहाँ है कोल्डी हवा, और यहीं सर्वप्रथम उगाया गया था। तो विंध्य के उत्तर में कहने का अर्थ है कि जो धान चावल जो उगाया गया था, धान भी उसको ही कह सकते हैं। कोल्डी हवा प्रयागराज में उगाया गया था, जो विंध्य के उत्तर में स्थित था। तो सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में है भारत के, और विंध्य पहाड़ियाँ मध्य में हैं, और गारो खासी जयंतियाँ, ये गारो जो पहाड़ियाँ ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। आगे देखते हैं, जैसे कि ये फिगर बना है, देख लीजिए, ये किरथर पहाड़ियाँ हो गई, ये सुलेमान पहाड़ियाँ हो गई। काबुल नदी से आपको पता चल रहा है अफगानिस्तान का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये भारत का क्षेत्र तो यहाँ दिख ही रहा है। अब गारो पहाड़ियाँ ये हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक दक्षिण में ये गारो पहाड़ियाँ हो जाएंगी, और विंध्य पहाड़ियाँ आपको ये दिखेंगी, विंध्य पहाड़ियाँ। अब एक प्रश्न इसमें से बनेगा, अब मैप को अगर आप ध्यान से पढ़िए, मैप को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें। क्या चीज़ें देखेंगे कि आप देखेंगे कि नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। क्या देखेंगे? नर्मदा नदी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। और सतपुड़ा के उत्तर में एक और प्रश्न बनता है कि नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। और चीज़ें अगर आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल पहले क्या होता था कि सारे जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से ही बनते थे, लेकिन अब सामान्य समझ पे भी बनने लगे हैं प्रश्न। 5 से 6 प्रश्न सामान्य समझ में भी बनने लगे हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि गोदावरी नदी भारत की सेकेंड सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि जो 3 तरफ जल से घिरा हो, उसकी सबसे बड़ी नदी है। और उसके बाद अगली चीज़ हम क्या देखना है, अगली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साउथ इंडिया की गंगा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम साउथ इंडिया की गंगा भी कहते हैं। उसके बाद और इसमें हम क्या बता सकते हैं? उसके बाद हम बता सकते हैं इसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आप जान लीजिए। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आगे इसमें एक नदी के बारे में और जान लीजिए। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? क्योंकि गंगा नदी भी देखिए बे ऑफ बंगाल में जल गिराएगी, ठीक है। गोदावरी नदी भी देखिए यहाँ बे ऑफ बंगाल में जल गिरा रही है। तो प्रश्न बनता है भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है? तो नर्मदा नदी हो जाती है। कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, मैप में इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। इनको पंचनद कहते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास को पंचनद कहते हैं। इनको याद रखिएगा। और इन्हीं नाम पे पंजाब जो राज्य है उसका नाम इसी से पड़ा है, पंचनद के ही कारण। पंजाब का मतलब कि 5 नदियों का समूह। आगे देखते हैं, ये लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार है। ध्यान रखिए, लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। अंडमान निकोबार कहाँ है? ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करिए। बता ही दिया गया है कहाँ पे है, पंजाब वाले क्षेत्र में है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना हो जाएगी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो लोगों की बसावट इस उपमहाद्वीप में हुई वो कहाँ हुई? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में। कहाँ हुई? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में। और जो पहले नगर बसे, प्रारंभिक नगर जो थे वो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे थे 2500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व। ठीक ऐसे ही याद करना है आपको। ये भी पूछ लिया जाता है, टाइमिंग भी। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहे जाते थे। मगध जो वर्तमान बिहार में है, पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र, या गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के बारे में है। और गंगा का दक्षिण में इसको मगध कहा जाता था। गंगा का जो दक्षिण था ये यहाँ पे ये मगध, सोन नदी गंगा नदी के जो मध्य है यहीं पे मगध क्षेत्र था, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब प्रश्न बनता है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी, ठीक है। और अब ये भी प्रश्न बनता है कि किन किन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय था एक, क्या था? अंगुत्तर निकाय था। अंगुत्तर निकाय जो कि क्या था? ये बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। अंगुत्तर निकाय में इसका 16 महाजनपद के बारे में बताया जाता है। भगवती सूत्र में भी बताया जाता है। भगवती
सॉरी भगवती सूत्र में भी बताया जाता है। भगवती सूत्र क्या है? ये जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो इन दोनों ग्रंथों में बताया गया है 16 महाजनपदों के बारे में, जिसमें से 8 महाजनपद कैसे थे? वो यूपी में थे। 8 महाजनपद यूपी के थे। सबसे शक्तिशाली कहाँ था? मगध था। सबसे शक्तिशाली मगध था। और दक्षिणतम केवल एक था जिसका नाम था अस्मक। दक्षिण में केवल एक ही था जिसका नाम था अस्मक। देश का नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो अपने देश के लिए हम या इंडिया, भारत, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं ना। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जो किससे बना है? अगर आप ध्यान देंगे सिंधु शब्द से ही बना है। इंडिया शब्द इंडस से ही बना है, जिसका संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में सिंधु का इंग्लिश जो कहते हैं, सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस रिवर कहते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से ही निकला है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। तो ईरान और यूनान जो मध्य एशिया में आते हैं, कहाँ? मिडिल ईस्ट के जो हैं दोनों देश, उनका देखेंगे आप। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो प्रश्न बनता है कि इंडिया शब्द का प्रवर्तक कौन थे? तो ईरानी और यूनानी थे। और किनके लिए कहा गया था? कि जो ये सिंधु नदी है, जिनको इन्होंने हिंदोस या इंदोस कहा था, इनके पूर्व में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया था? इंडिया कहा गया था। इनके पूर्व में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया था? इनके पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए इंडिया शब्द का यूज किया गया था। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक रचना जो कि ऋग्वेद है उसमें भी मिलती है। ऋग्वेद जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी उसमें भी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था जैसे जैसे समाज विकसित हुआ। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी, इसलिए इसे पांडुलिपि कहा जाता है। तो पांडुलिपियाँ क्या है? हाथों से लिखी जाने वाली पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया। मैन्यूस्क्रिप्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैनू प्लस स्क्रिप्ट। मैनू क्या है? लैटिन शब्द में इसको कहा जाता है हैंड। मैनू का लैटिन वर्ड में क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थ अगर उसको हम देखेंगे तो हैंड, और स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिखना। तो हाथ से लिखी गई चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पांडुलिपियाँ कहा जाता है। वही चीज़ इसमें बताएगी। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये या तो ताड़पत्र पे लिखी जाती थी, जो ताड़ का पेड़ होता है उसके पत्तों पे लिखी जाती थी, या तो हिमालय में एक विशेष पेड़ होता था जिसको भुर्ज कहा जाता था, उसके छाल पर। उसके छाल जानते हैं क्या होता है? जो तना होता है, तना का जो आउटर कवरिंग होती है, उस जो खुरदरा भाग होता है उसको काटने के बाद जो उसके पतले पतले लुगदी जिसको कहते हैं उसको निकाल के उस पर लिखा जाता था। और ये भुर्ज कहाँ था? हिमालय क्षेत्र का विशेष वृक्ष था। अगला पॉइंट है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वह कहाँ प्राप्त हुआ है? उसमें दिया गया था अफगानिस्तान के कंधार में। उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, मतलब ज़्यादा जानकारी जानने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन क्या जानना है कि यह अभिलेख अशोक का था। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो कंधार में भी प्राप्त हुए हैं। और किस लैंग्वेज में? अरामाइक लिपि में उसका यूज हुआ था। अरामाइक लिपि वहाँ की भाषा में यूज की गई है। कौन सी? अरामाइक। तो कंधार में भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, यानी कि इन्होंने अपना धर्म का प्रचार अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट में भी किया था, और इधर भी तो किया था, श्रीलंका वाले क्षेत्र में भी किया था। तो अशोक ने अपने धर्म का प्रचार दूर दूर के इलाकों में भी किया था। इससे ये प्रमाण मिलता है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों और भाषाओं से बना है। तो इसमें वही बात मैं बता रहा था कि जो यह अभिलेख है इसकी एक विशेषता ये है कि 2 अलग अलग लिपि और भाषा का प्रयोग हुआ है, एक यूनानी और एक अरामाइक। एक यूनानी और एक अरामाइक, दोनों उस विशेष क्षेत्र काबुल के क्षेत्र में ही होती थी। दोनों विशेष वहीं की हैं लिपियाँ और भाषाएं, काबुल कांधार की, और उन दोनों का ही प्रयोग किया गया है। तिथियों का मतलब क्या होता है? तिथियों का मतलब होता है कि इसमें अब सिंपल, अगर इसको हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिंपल अब हम इसको बताते हैं। जैसे कि एक ये मान लीजिए एक पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या है? मान लीजिए ये पॉइंट है ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म, ये आपको ईसा मसीह के जन्म से पहले जितना भी समय होगा उसको ईसा पूर्व मानेंगे। मतलब कि अगर ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले की बात होगी तो 200 ईसा पूर्व होगा, 200 ईसा पूर्व होगा। ईसा मसीह के जन्म को आधार मान लिया गया है। और जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, 2024 में हम क्या मानेंगे? 2024 AD इसको कहते हैं। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म को 2024 साल हो गए हैं।
यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2024 वर्ष बाद इसको हम एडी कहते हैं। तो इसमें निकालने को भी दे देता है कि दे देगा 57 बीसी को, इसमें क्या इसका कभी कभी सवाल भी दे देता है। सवाल कैसे देगा कि 57 बीसी को एडी में बदलिए, क्या दे देगा 57 बीसी को एडी में बदलिए। तो आप इसको कैसे बदलेंगे, तो जो भी सन चलता रहा होगा उसको इतने में से जोड़ देंगे, मतलब कि अंतर पूछ लेता है। सॉरी, बदलने को तो बदल तो हम सकते ही नहीं, अंतर पूछ लेता है। 57 बीसी और 2024 एडी में अंतर कितने वर्षों का है, तो 0 से 2024 साल हो गए हैं, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को 2024 साल हो गए हैं, और 57 साल और हो गए हैं, मतलब कुल कितने वर्ष हो गए हैं। 57 साल पहले की बात है, 0 की बात ही नहीं हो रही है, तो 2024 प्लस 57 जोड़ दिया जाएगा, ऐसा प्रश्न बनता है। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि एक ये मान लीजिए पॉइंट है ईसा मसीह का जन्म, इसके पहले जितना भी वर्ष बीतेगा उसको ईसा पूर्व रखेंगे, जैसे कि 3000 ईसा पूर्व, या फिर जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2500 ईसा पूर्व की बात होती है ना, 2500 बीसी जिसको बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा BCE भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए, BC कहते हैं या फिर BCE भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो इसका मतलब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की बात है, ठीक है, और इसको BC और BC कॉमन एरा से कहते हैं। और अब इसमें देख लीजिए, मान लीजिए 2024 एडी की बात हो रही है। 2024 एडी का मतलब क्या है, ईसा मसीह के 2024 वर्ष बाद, इसको हम एडी या फिर कॉमन एरा या CE लिखते हैं, एडी CE लिख देते हैं। वही बात इसमें बताई गई है। अंग्रेजी में BC का अर्थ है ईसा पूर्व, और जिसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, इसका अर्थ भी है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। और कभी कभी एडी भी लिखता हुआ मिलता है, जिसका अर्थ होता है ईसवी, यानी कि जन्म के बाद का समय, जैसे कि 2024 एडी मैंने कहा है ना, इसका अर्थ क्या है, एनो डोमिनी। तो BC जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो तिथि है उनमें यूज होती है BC, या फिर बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व, इसे ही बिफोर कॉमन एरा अर्थात BCE भी लिख कहते हैं। इतनी चीज़ें कहते हैं। उसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को क्या कहा जाता है, एडी, जिसका पूरा अर्थ है एनो डोमिनी, या फिर कॉमन एरा इनको कहा जाता है, या फिर कॉमन एरा जिसको CE कहा जाता है वो भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अन्यत्र दिया गया था एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद कुछ एक पॉइंट और है उसके बाद। अन्यत्र अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। तो एक अज्ञात लिपि के बारे में, उत्तरी अफ्रीकी जो महाद्वीप है उसका, जो उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है मिस्र, यूनान, मिस्र जो है, इजिप्ट, सॉरी जो यूनान है, इजिप्ट जो है, वहाँ से मिलता है। लगभग 5000 पूर्व यहाँ जो राजा रानी रहते थे उनकी ये लिपि है, जान लेते हैं। इनमें चित्रों से दर्शाया जाता था, जैसे कि स्क्वायर का अर्थ क्या था, P था, ठीक है, एक सेमी सर्कल का अर्थ T था, शेर का अर्थ यल था, ठीक है, एक उल्टा U जो है उसका अर्थ यम था, और ये दो चाकू अगर बने होते थे राइट साइड में, इसका अर्थ आई हो जाता था, ठीक है, और बाज का अर्थ ए हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे ही बताई गई हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे ही होता था। जैसे कि मान लीजिए इसमें एक वर्ड बनाइए, एक वर्ड बनाइए, जैसे कि आपको बनाना है क्या, आपका नाम क्या है, अगर इसमें देख लीजिए आपका नाम है अशिन, ASIM है, अशिम आपका नाम है। तो आप अगर इसमें लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, एक बाज का चित्र लगा देंगे, ठीक है। आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, और यम और ए का फिर दिख रहा है, ए यहाँ से हो जाएगा, ए यश का क्या होगा, यश का आप ये लगा देंगे और यम का ये लगा देंगे। तो इस तरह का लिपि का प्रयोग होता है, ठीक है, इस तरफ से लिपि का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कोणित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियाँ, यूनानी और मिस्र की 2 लिपि का प्रयोग हुआ है। तो मिस्र के उत्तरी तट, पहली बात तो प्रश्न बनेगा कि रोसेट्टा कस्बा कहाँ का है, तो मिस्र के उत्तरी तट पर है। और यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ एक ऐसा पत्थर मिला है, एक ऐसा शिलालेख मिला है जिनमें 3 लिपियों का प्रयोग एक साथ हुआ है, एक यूनानी लिपि और मिस्र की 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है। और कुछ विद्वान ही यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, इसका भी पॉइंट इसमें दिया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। इस छोटे फ्रेम को क्या कहा जाता है, कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षर की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ यल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। तो ऊपर की ही बात हो रही है, ये जो यहाँ मिस्र की लिपि की बात हो रही थी, इसी लिपि की बात वहाँ हो रही है। यह लिपि कहाँ मिली है,
कि रोसेट्टा नामक तट पे मिली है। उत्तरी मिस्र के रोसेट्टा नामक तट पे मिली है। ध्यान रखिएगा, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा जो गांव था वहाँ पे मिला है यही लिपि। इसमें 3 लिपि का प्रयोग हुआ है। पहली लिपि यूनानी है और मिस्र की 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है। और इसमें अगर बहुत सारे विद्वानों ने जब पढ़ के देखा तो पता चला कि कुछ विशेष अक्षरों को कुछ विशेष चित्रों द्वारा दिखाया गया है। जैसे कि ए के लिए चिड़िया का प्रयोग हुआ है और यल के लिए शेर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हमारी क्लास के लास्ट ही पॉइंट होते हैं। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रथम नगर थे वो 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाट के नगर जो मगध साम्राज्य था वो 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान क्या है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो ये हमारा आज का पहला सेशन था। और जो हमारी ऑफिशियल रूप से इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी सीटेट की दिसंबर की क्लासेस है उसकी पहली क्लास थी। आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि हमारी क्लास कैसे लगी। और इसमें एक चीज़ और है कि पिछली बार से अगर इस बार देखेंगे तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते चलेंगे, क्योंकि जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम कवर करने के प्रयास में रहेंगे। और इस बार हम पहले से ही पढ़ा रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत है। पहले क्या करते थे, हमारे पास टाइम नहीं रहता था। इस बार हमारे पास टाइम बहुत है, हम सारे PYQ लगाएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जिसका PYQ हम नहीं करवाएंगे। हम चैप्टर वाइज तो नहीं, हम एक सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि क्लास 6 का एक क्लास वाइज, क्लास 6 हिस्ट्री का पहले करवा देंगे, फिर 7 का, फिर 8 का, ऐसे ही करवाते जाएंगे। फिर लास्ट में मैराथन क्लासेस तो होती हैं, सबके चैनल पे होती हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और PDF आपको वहीं मिलती हैं। ठीक है, चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।